यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में भारतीय नगरों की आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय जो नगर हैं उसके अंदर जो है आकारिकी किसकी जो स्थिति क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो जिस प्रकार से अन्य जो विश्व स्तर के जो नगरों में जो होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आकारिकी दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ जो सामान्यतः जो अंतर जो है वो भी इसमें अपन ध्यान से देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज़ यानी भारतीय नगरों की आकारिकी के प्रारंभिक अध्ययनों में स्पेट, ब्रूश और स्मेल्स के प्रयास उल्लेखनीय है। बुश महोदय के अनुसार आकारिकी की दृष्टि से नगरों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो बुश महोदय के अनुसार जो है आकारिकी की दृष्टि से भारतीय नगरों को प्रमुख रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत या विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है वो है देशी यानी इंडिजीनियस। तो देशी जो है वो क्या है, तो पहला जो है देशी या इंडिजीनियस। तो इसके अंदर क्या है, तो इनकी क्या विशेषता है, तो देशी विशेषता वाले नगर जिनका स्वरूप भारतीय है, यानी ये जो है जिनका स्वरूप क्या होता है भारतीय, यानी देशी यानी जैसे अपना देश भारत है तो वो जो स्वरूप जो है भारतीय है तो वो इंडोजीनियस या भारतीय हैं। इनका वितरण उत्तर के मैदानी भागों, मरुस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्कन में पाया जाता है, जिन पर दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ पे ये जो नगर है भारतीय अपने, तो इसमें क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति का प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है। इनमें गलियाँ पतली, टेढ़ी मेढ़ी और अनियमित पाई जाती है। इसमें जो है गलियाँ जो है वो पतली होती हैं और टेढ़ी मेढ़ी और अनियमित पाई जाती है। ये जो इनकी विशेषता है, ठीक है। अब जो है दूसरी जो है वो है यूरोपीय पद्धति पर बसाए गए नगर। यूरोपीय पद्धति पर जो बसाए गए जो नगर हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कौन से, जो इनमें ब्रिटिश शासन की सैनिक छावनियों, सिविल लाइन्स, रेलवे कॉलोनी आदि को शामिल करते हैं। यानी यूरोपीय पद्धति पर जो बसाए गए जो नगर हैं तो वो कौन कौन से, जिसमें तो प्रमुख रूप से जैसे सैनिक छावनियों, सिविल लाइन्स और रेलवे कॉलोनी आदि प्रमुख रूप से इसमें शामिल किए जाते हैं, जिनमें सीधी और चौड़ी सड़कों के किनारे बंगलानुमा मकान स्थित होते हैं। यानी सड़कें क्या होती है, सीधी होती हैं और चौड़ी होती है, ठीक है, और किनारों पर बंगलानुमा मकान स्थित होते हैं। इनका विकास यूरोपीय लोगों ने बंदरगाहों या यूरोपीय उपनिवेशों के रूप में किया था। इनकी संस्था कम है। भारत में प्राचीन नगर या तो राजनीतिक केंद्र स्थल अथवा धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। यानी भारतीय जो भी नगर जो हैं वो या तो क्या है, राजनीतिक केंद्र स्थल अथवा धार्मिक केंद्र स्थल के रूप में ये विकसित हुए हैं। इनका निर्माण साधारणतया सदावाहिनी नदियों के तट के समीप, यानी इन जो भी प्राचीन जो नगर थे भारतीय वो सदावाहिनी नदियों के तट के समीप किया गया था, जो सुरक्षा, जल प्राप्ति एवं यातायात के प्रमुख साधन के रूप में ही प्रयुक्त होती थी। जो नदी थी वो यानी कि इस रूप में, यानी जो या तो सुरक्षा या जल प्राप्ति या फिर यातायात के प्रमुख साधन के रूप में उसका ये प्रयुक्त होती थी। जल जो नदी थी सदावाहिनी, प्राय प्राचीन नगर दीवारों से घिरे होने के साथ नदी तट पर स्थित दुर्गों की छत्र छाया में पनपते थे। यानी ये जो थे जहाँ दुर्ग होता था, यानी पहाड़ी या मैदानी भागों में, उस दुर्ग की छत्र छाया में ये पनपते थे। इसलिए नगरों का प्रारंभिक स्वरूप नदी के तट के अनुकूल हो जाया करता था। नदी संगम पर बसे नगरों की आकृति और भी भिन्न होती हैं। यानी और जो कुछ जो नगर जैसे नदी के संगम पर बसे नगरों के जो हैं उसकी आकृति में ये कुछ भिन्न होते हैं। इसी तरह नदी मोड़ के सहारे बसे नगर की आकृति अंडाकार तथा पहाड़ी से घिरे नगरों की आकृति, पहाड़ी से जो घिरे जो नगर हैं उनकी आकृति क्या होती हैं,
वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होते हैं। यानी पहाड़ी की जो क्षेत्र में से जो घिरे हुए होते हैं जो नगर, उनकी जो आकृति क्या हो सकती है, वही वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार पाई जाती हैं। लेकिन उनके भीतरी भाग की सड़कें आधी सीधी हुआ करती थी। नगर का यह स्वरूप मध्यकालीन युग के पूर्व तक चलता रहा, जिस दौरान कुछ नगरों को नई तरह से बसाने या विकसित करने का प्रयास किया गया। अब जो है ब्रिटिश शासनकाल में रेल यातायात की शुरुआत, जैसे ही ब्रिटिश शासनकाल में रेल यातायात या रेल का जो विकास हुआ, तो रेल यातायात की शुरुआत से नगरों की आकृति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। यानी जैसे रेल के आगमन से नदियों का व्यापारिक महत्व घटने लगा तथा नगर का प्रसार रेलवे स्टेशन की तरफ होने लगा। यानी जैसे ही नहर या जो रेल का जो विकास हुआ, उससे क्या है, यानी नदियों का जो महत्व था वो व्यापारिक महत्व घटने लगा और नगर का जो प्रसार वो रेलवे स्टेशन की तरफ होने लगा। कालांतर में रेलवे स्टेशन के आसपास सैनिक छावनी, पुलिस लाइंस, सिविल लाइंस आदि नए क्षेत्र विकसित हुए। यानी रेलवे स्टेशन के आसपास ही क्या है, ये विकसित हुए, जैसे सैनिक छावनी है, पुलिस लाइंस है या सिविल लाइंस आदि का जो ये उसके आसपास ही विकसित हुए। इस तरह नगर का वर्तमान विकसित क्षेत्र दो भागों प्राचीन एवं नवीन में बांटा गया है। यानी जो भी नगर थे उनको प्राचीन व नवीन में बांटा गया। मोटर परिवहन एवं सड़क यातायात के विकास से नगरीय विकास में एक नई कड़ी जुड़ गई। जैसे ही वापस सड़क एवं मोटर परिवहन का जो साधनों का जो विकास जैसे ही हुआ है, तो फिर क्या है, नगरीय विकास में एक नई कड़ी जुड़ गई है। ठीक है, जैसे जैसे विकास हुआ, मानव द्वारा विकास किया गया है। जैसे पहले जो है सामान्यतः नदियों द्वारा ही परिवहन का कार्य होता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, रेल परिवहन और फिर ये सड़क परिवहन के जैसे जैसे विकास हुआ है, तो उसके नगर के जो स्वरूप या आकार के में क्या है, ये इसमें विकास में परिवर्तन देखा जाता है। अब जैसे इसी तरह भारतीय नगरों के प्रारंभिक विकास में सकेंद्रीय विकास का संकेत मिलता है, जो अक्सर भौतिक बाधा के कारण बाधित हो गया। ब्रिटिश काल में नए मोहल्ले, बाजारों व उपनगरों के विकास के साथ साथ यह विकास वृत्तखंडीय हो गया, जो 2 या 3 खंडों में समाहित था। कतिपय बंदरगाह एवं राजधानी नगर में यह विकास बहुकेंद्रीय दिखाई पड़ता है, जिसे विकास का तृतीय क्रम कह सकते हैं। यानी जैसे जैसे विकास होता गया, तो वैसे वैसे भारतीय जो नगर के जो आकार या आकारिकी में जो कैसे कैसे परिवर्तन आया। यानी ब्रिटिश काल में नए मोहल्ले, बाजारों व उपनगरों के विकास के साथ साथ यह विकास वृत्तखंडीय हो गया। ठीक है, जो 2 या 3 खंडों में समाहित था। और कतिपय बंदरगाहों एवं राजधानी नगरों में यह विकास बहुकेंद्रीय, यानी अलग अलग जो केंद्र, एक से अधिक केंद्र के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे विकास का तृतीय खंड भी कह सकते हैं। भारतीय नगरों की सामान्य प्रकार्यात्मक संरचना एवं नगरीय भूमि उपयोग प्रतिरूप के अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकतर नगरों में आवासीय एवं अन्य प्रकार के पार्थक्य का अभाव पाया जाता है। इसमें जैसे व्यापारिक, नौकरी पेशा, शिल्पकार और मजदूर आदि अपनी दुकान, कार्यालय, वर्कशॉप एवं फैक्ट्री के समीप रहने का ये प्रयत्न करते हैं। और अधिकतर ऊपरी मंजिलों जैसे पीछे के भागों या समीप के क्षेत्रों का उपयोग आवासीय कार्य हेतु किया जाता है। और भारत के नगरों के मध्यवर्ती भाग को चौक कहते हैं। भारत के जो भी नगर के जो मध्यवर्ती जो भाग था उसको क्या कहते हैं, चौक कहते हैं, जो नगर का प्रमुख बाजार क्षेत्र हैं। लेकिन इसकी विशेषता पाश्चात्य नगरों के केंद्रीय व्यापार केंद्र यानी CBD से भिन्न पाई जाती है। यानी ये जो चौक होता है वो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या CBD से भिन्न पाई जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ फुटकर व्यापार के
सड़कों व गलियों के सहारे सहारे काफ़ी दूर तक ये दृष्टिगोचर दिखाई पड़ते हैं। चारों तरफ आवासीय क्षेत्र होता है जिसके संप्रदाय, जिसमें जो कौन कौन से संप्रदाय, जैसे जिसमें संप्रदाय, जाति, भाषा आदि के आधार पर ये पृथक्करण पाया जाता है। यानी ये जो आवासीय जो क्षेत्र है उसमें भी ये से जैसे संप्रदाय, जाति है, भाषा है आदि के आधार पर भी इसको पृथक्करण किया जा सकता है या पृथक्करण पाया जाता है। यहाँ उच्च जातियाँ एक संपन्न लोग, यानी उच्च जातियाँ एवं संपन्न लोग नगर के केंद्र के समीप और निम्न जातियाँ और अल्प आय वर्ग के लोग बाह्य भाग में निवास करते हैं। यानी जो संपन्न जो वर्ग के जो लोग हैं और उच्च जो जातियाँ हैं वो क्या है, नगर के केंद्र के समीप, और निम्न जातियाँ और अल्प आय वर्ग के जो लोग हैं वो क्या है, बाह्य यानी नगर के बाह्य भाग में निवास करते हैं। और उच्च वर्ग के जो जातियाँ और जो लोग हैं वो केंद्र के समीप आवास करते लेकिन हाल ही के वर्षों में इस पृथक्करण की प्रवृत्ति में क्या है, कमी आई है तथा मोटर गाड़ी एवं सड़क परिवहन के विकास के कारण उच्च और मध्यम आय वर्ग के लोग नगर के बाह्य भाग में खुले और विस्तृत आवासीय क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या भीड़ भाड़ और शोरगुल और ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि के कारण नगरीय जो भाग जो हैं उसके केंद्रीय भाग से धीरे धीरे क्या ये बाहर की तरफ या खुली जगह यानी इनकी तरफ ये खुले और विस्तृत आवासीय क्षेत्रों की तरफ ये क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। नई नियोजित कॉलोनियों का निर्माण इन्हीं उपनगरीय भागों की तरफ हो रहा है। यानी जो उपनगरीय जो कॉलोनियाँ जो हैं नियोजित नई, वो क्या है, इन बाहरी क्षेत्रों की तरफ या हो रहा है। भारतीय नगरों में बहुकेंद्रीय विकास के CBD का व्यापारिक कृषि से वह विकास नहीं हो पाया जो यूरोप और अमेरिका के नगरों में देखा जाता है। यानी जैसे भारत में जो है भारतीय नगरों में क्या है, बहुकेंद्रीय विकास के CBD का व्यापारिक कृषि से वह विकास जो है वो नहीं हो पाया जो यूरोप और अमेरिका के नगरों में दिखाई पड़ता है। यहाँ का CBD अपेक्षाकृत कमजोर केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें एक केंद्रीय पूंजीकरण का अभाव पाया जाता है। भारतीय नगरों में अत्यधिक संकुलन, जनसंख्या घनत्व और सघनता भी इसमें बाधक हैं। इन नगरों की प्राचीन और प्रारंभिक भाग में सड़कें, गलियां अनियमित और संकड़ी, टेढ़ी मेढ़ी और घूमती हुई पाई जाती हैं। यानी इन जो नगरों के जो प्राचीन और आरंभिक भाग में जो हैं वो सड़कें क्या है, ये सड़कें और गलियां क्या है, अनियमित और संकरी और टेढ़ी मेढ़ी और घूमती हुई पाई जाती हैं। जब जिनके दोनों तरफ बहुमंजिला इमारतें पाई जाती हैं। इनमें पुराने से लेकर आधुनिक तक मकान मिलते हैं। इनमें जो है पुराने से लेकर के क्या है, आधुनिक तक मकान मिलते हैं। इनमें भूमि उपयोग मिले जुले यानी मिश्रित रूप में पाया जाता है, जो इनकी आकारिकी को काफ़ी जटिल बना देता है। यानी मिश्रित जो प्रकार जो पाया जाता है उसमें क्या आकारिकी को क्या ये जटिल बना देता है। इसलिए इसे स्पष्ट प्रकार्यात्मक कटिबंध में विभाजित करना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान विकसित नगरीय भाग की सामान्य आकारिकी पाश्चात्य नगरों के समान ही है। यानी इसके विपरीत जो ब्रिटिश शासनकाल के जो दौरान जो है विकसित जो नगरीय भाग की जो सामान्य जो आकारिकी है वो क्या है, पाश्चात्य नगर के समान ही ये हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी कई पुराने नगरों का नियोजन अथवा कई नए नगरों का बसाव इसी ढंग से यानी पाश्चात्य संस्कृति पर ही किया गया है। यहाँ की सड़कें अधिक चौड़ी हैं और सीधी पाई जाती हैं और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, खुले क्षेत्रों की अधिकता, पार्क या बगीचा, यानी जो ये जो है पाश्चात्य संस्कृति के अनुकूल ही इनका विकास किया जा रहा है। यानी वृक्षारोपण, खुली सड़कें, खुली क्षेत्रों की अधिकता, पार्क और बगीचों की सुविधा, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण आदि ये देखने को मिलते हैं। यानी सुविधा बंगलानुमा एक मंजिले, पक्के आवास तथा सामाजिक पृथक्करण का अभाव इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। स्वतंत्रोत्तर काल में मकानों की ऊंचाई
एवं मंजिलों में वृद्धि हुई है। यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो है उसके बाद में क्या है, मकानों की जो मंजिलें या ऊंचाई है उसमें क्या हुई है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी बहुमंजिला इमारतों का निर्माण ज़्यादा हो रहा है। भारतीय नगरों का केंद्रीय भाग अत्यधिक सघन और ठोस पाया जाता है। यानी भारतीय जो नगरों हैं उनका जो केंद्रीय जो भाग है वो अत्यधिक सघन और ठोस पाया जाता है। यहाँ केंद्रोन्मुखी शक्तियों के प्रबल होने के नाते उपांत और उपनगरीय क्षेत्रों का अपेक्षाकृत कम विकास हो पाया है, जैसा कि पश्चिमी विश्व के नगरों में देखा जाता है। यही कारण है कि यहाँ नगर केंद्र और उपांत के बीच जनसंख्या घनत्व में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यानी यह नगर का जो केंद्र है और उपांत के बीच जो है जनसंख्या के घनत्व में क्या है, काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। पाश्चात्य नगरों से भी भिन्न भारतीय नगरों में यौन अनुपात यानी सेक्स रेशियो की अपेक्षातया कम पाया जाता है। भारतीय नगरों में ग्रामीण जीवन शैली और ग्रामीण दृष्टिकोण की प्रधानता पाई जाती है। यही कारण है कि महानगरों में भी कच्चे मकान, झोपड़ियाँ, नगरीय बाग में तबेले एवं सड़कों पर घूमते हुए ये पशुओं को आसानी से देखा जा सकता है। यानी इस प्रकार से ये जो है भारतीय नगरों में ये ग्रामीण परिवेश भी अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है भारतीय नगरों की जो आकारिकी है उसके बारे में अध्ययन किया है। तो इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में उतार दें, PDF भेज दिया गया है और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।